बच्चों, मिशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं ट्रेड वेल्डर थ्योरी की, और आज हम अब पहुंच गए हैं अपने सेकंड लास्ट टेस्ट जो कि भारत स्किल्स पर उपलब्ध हैं। इसको हम कह रहे हैं वेल्डर थ्योरी पार्ट 10। तो आज इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। बाकी सारे निर्देश आपने पढ़ लिए हैं, वो वही रहेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम और मोबाइल नंबर इसमें फिल करेंगे और इस नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करना। इस प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसका अभ्यास करें और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम 151 से 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विल नॉट अलाउ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। धातु के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा घर्षण वेल्डिंग के आवेदन की अनुमति नहीं देता, मतलब जिस पर फ्रिक्शन वेल्डिंग नहीं हो सकती, इनमें से कौन सी ऐसी मेटल की प्रॉपर्टी है। पहला ऑप्शन है मेटल्स विद हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए, जब हम फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हैं तो जब फ्रिक्शन वेल्डिंग हो रही होती है तो पीछे से हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तभी वो वेल्डिंग हो पाती है। तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही होती है कि दबाव में वो चीज़ टूटनी नहीं चाहिए। अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई नहीं हुई तो दबाव में टूट जाएगी और हमारी वेल्डिंग तो नहीं हो पाएगी ना। फिर जब जॉब ही टूट गया, हमारा पार्ट ही टूट गया जब हमारा, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। मेटल्स विद लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यस, ये आंसर सही है। यही वो गुण है जिसके कारण फ्रिक्शन वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। अगर जो दो पार्ट्स, जो दो राउंड या पाइप आप जोड़ रहे हैं, अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हुई तो जब हम उस पर दबाव डालेंगे, कंप्रेसिव फोर्स जब उस पर लगाएंगे वेल्डिंग के दौरान, तो वो टूट जाएगा और वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये वो गुण है, हमसे यही पूछा जा रहा था। मेटल्स विल नॉट अलाउ, जो प्रॉपर्टी फ्रिक्शन वेल्डिंग नहीं होने देती है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेटल्स विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल की अगर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हुई, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ तो लगा ही नहीं रहे, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहे हैं जब हम फ्रिक्शन वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। मेटल्स विद लो कार्बन कंटेंट लो हैं, हाई हो जाएंगे तो थोड़ा ब्रिटल हो जाएगा, वो बात सही है, लेकिन लो कार्बन कंटेंट होने से हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये आंसर भी गलत है। इसका एक आंसर सही है, ऑप्शन बी। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकल एंड टिटेनियम। निकल और टिटेनियम के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में हम एल्युमिनियम से पार्ट्स बनाते हैं, प्रोपल्शन के पार्ट्स भी उससे बनते हैं। वहाँ पर एल्युमिनियम में जब हम निकल और टिटेनियम की एलॉइंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम निकल और टिटेनियम का मिश्रण करते हैं, यानी कि उसकी एलॉइंग करते हैं, तो ये हीट सेंसिटिव होते हैं दोनों एलिमेंट। अगर परंपरागत तरीके जो हमारे आर्क वेल्डिंग होती है, जैसे स्टिक वेल्डिंग हुआ या GMAW हुआ, जब इनसे हम वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं ऐसे धातुओं की जिसमें निकल और टिटेनियम मिले हुए हैं, तो हीट अफेक्टेड जोन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वेल्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती और इसमें क्रैक आ जाते हैं। वेल्डिंग के बाद, ठंडा होने के बाद क्रैक आ जाते हैं। टिटेनियम और निकल धातु से बने हुए किसी भी पार्ट की अगर आपको वेल्डिंग करनी है, इसके पार्ट नहीं बने होते, इनका एलॉइंग होती है एक्चुअली। बेस कोई और होगा, एल्युमिनियम होगा बेस, और उसमें हमने थोड़ी थोड़ी निकल और टिटेनियम की मिश्रण किया होता है, एलॉइंग की होती है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी तकनीक है वो है लेज़र। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेज़र तकनीक बहुत महंगी होती है, तो हर जगह हम लेज़र तकनीक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़े बड़े पार्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी जो विधि है, दूसरी प्रक्रिया जो वेल्डिंग की, जो टिटेनियम और निकल धातुओं के लिए उपयुक्त है, वो है टिग वेल्डिंग, जिसको GTAW वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसमें आर्गन गैस वेल्डिंग भी जिसको हम कहते हैं। ये आंसर सही है। आर्क वेल्डिंग पहला ऑप्शन गलत है, गैस वेल्डिंग बिल्कुल गलत है, और मिग भी इसमें नहीं करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, टिग वेल्डिंग। विच इज द वेल्डिंग प्रोसेस दैट मेंटेन्स इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल। वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है जो गैर अपभोज्य टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत आर्क को बनाए रखती है। हम सबको पता है वो GTAW है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसमें आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं और एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन की होती है, उससे आर्क बनाते हैं और फिलर मेटल की मदद से या बिना फिलर मेटल की मदद से हम वेल्डिंग करते हैं। तो इसका आंसर है टिग। GTAW को टिग भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। SAW में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को प्रयोग करते हैं,
MMAW में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं और MIG में भी हम कंज्यूमेबल वायर का प्रयोग करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोड की तरह हम प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टिग वेल्डिंग। What is the name of the defect in which the weld metal did not melt with base metal in TIG process? उस दोष का नाम क्या है जिसमें वेल्ड धातु TIG प्रक्रिया में आधार धातु के साथ नहीं पिघलती? लैक ऑफ फ्यूजन। अगर फ्यूजन ही नहीं हो पाया, यानी कि वो मेल्ट नहीं हो पाया बेस धातु और फिलर धातु, तो उसको हम लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैक ऑफ फ्यूजन। What is the bore dia of ceramic nozzle to avoid porosity while doing TIG welding? TIG वेल्डिंग करते समय छिद्र से बचने के लिए, छिद्र मतलब पोरोसिटी से बचने के लिए लिखा है, सिरेमिक नोजल का बोर डाया क्या होना चाहिए? मतलब जहाँ से वो आर्गन गैस निकल के आ रही है वो एक सिरेमिक नोजल होती है। GMAW में वो मेटेलिक नोजल होती है, बाकी सभी विधि में मेटेलिक होती है, इसमें वो सिरेमिक एक पदार्थ होता है जो हीट रेजिस्टेंट होता है, पिघलता नहीं है इतनी जल्दी। तो टिग की गन हम सिरेमिक से बनाते हैं। तो GTAW की बात हो रही है, यानी कि टिग वेल्डिंग की बात हो रही है, और हमसे पूछा जा रहा है कि सिरेमिक नोजल का साइज़ क्या होना चाहिए। अब सिरेमिक नोजल का साइज़ भाई, अगर आपने मोटी टंगस्टन रॉड लगाई है तो बड़ा होगा, छोटी पतली लगाई है तो छोटा होगा। स्मॉल साइज हमें क्या पता स्मॉल साइज़ किसको कह रहे हैं, ये एक तुलनात्मक चीज़ें हैं। स्मॉल तब तक स्मॉल नहीं होता जब तक उसके बराबर में कोई बड़ा ना हो। तो स्मॉल साइज़ बहुत अच्छा आंसर नहीं होगा, लार्ज साइज़ बहुत अच्छा आंसर नहीं होगा। स्मॉल साइज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको छोटा कर दिया तो गैस पूरी तरह शील्ड नहीं कर पाएगी, निकल नहीं पाएगी। लार्ज साइज़ अगर कर दिया तो गैस बिना बात वेस्ट हो जाएगी, बहुत सारी गैस निकलेगी। करेक्ट साइज़, यस, ये आंसर सही है। जितनी डाया की आपने टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगाई है उस डाया के अनुसार ही हम सिरेमिक नोजल का चयन करते हैं। तो इसका सही आंसर है करेक्ट साइज़। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, टू स्मॉल साइज़, ये तो आंसर हो ही नहीं। करेक्ट साइज़ के आप सिरेमिक नोजल का प्रयोग करेंगे अगर आपको पोरोसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शील्डिंग अच्छी नहीं हुई, अगर वेल्डिंग जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पर आर्गन की शील्डिंग कवच पूरा अच्छा नहीं हुआ तो पोरोसिटी आ सकती है, क्योंकि वो वेल्डिंग जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी गैस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो जब वो निकलती हैं तो एक छिद्र बना देती हैं। तो इसका सही आंसर सी है बच्चों। हाउ टू अवॉइड बर्निंग फास्ट ऑफ टंगस्टन इन TIG वेल्डिंग प्रोसेस? TIG वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन को तेज़ी से जलने से कैसे बचाएं? टंगस्टन भी पिघल सकता है, उसका तापमान होता है लगभग 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारी वेल्डिंग का तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें टंगस्टन पिघल सकता है। तो इसको ये जल्दी ना पिघले उसके क्या उपाय हो सकते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। लॉन्ग आर्क लेंथ, देखिए लॉन्ग आर्क लेंथ से हमारी वोल्टेज का संबंध है। वोल्टेज ज़्यादा आप सेट करेंगे तो आर्क लेंथ आपको ज़्यादा लंबी प्राप्त होगी। लेकिन हम वेल्डिंग करते हैं कांस्टेंट करंट पे। अगर आपका कांस्टेंट करंट है तो हीट जनरेटेड उतनी ही होगी, आपके आर्क का तापमान उतना ही आपको प्राप्त होने वाला है। बाय यूजिंग DCEP, आपको ये जान के अच्छा लगेगा, आंसर की में ये आंसर सही लगाया हुआ है जबकि ये आंसर गलत है। DCEP का मतलब है रिवर्स पोलैरिटी, यानी कि हमने टंगस्टन की इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दिया है, और जिस भी इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव बनाते हैं 66% हीट वहाँ जनरेट होती है। अगर हमने DCEP बना दिया, GTAW में टंगस्टन की इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दिया, तो ज़्यादा हीट टंगस्टन की इलेक्ट्रोड की तरफ जनरेट होगी, तो टंगस्टन पिघलेगा ज़्यादा। यहाँ पर लिखा होना चाहिए था DCEN। DC मतलब डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड नेगेटिव। हमें टंगस्टन की इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाना होता है ताकि सिर्फ 30% हीट इस छोर पर उत्पन्न हो और हमारी टंगस्टन पिघलने से बची रहे, क्योंकि अगर वो पिघलेगी वेल्ड पूल में जाके जम जाएगी, गिरेगी, उसमें मिश्रण हो जाएगा, उसको हम टंगस्टन इंक्लूजन कहते हैं और वो दोष होता है, वो हमारी वेल्डिंग का दोष है। तो ये आंसर सही तो है, पर यहाँ पर बाय यूजिंग DCEN लिखा होना चाहिए था। अगर परीक्षाओं में ये आ जाता है तो आप ये आंसर लगा देना, लेकिन आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि इसका सही उत्तर है बाय यूजिंग DCEN। DCEP बिल्कुल गलत आंसर है। अगले जो दो आंसर हैं वो भी बिल्कुल गलत हैं। बाय नॉट यूजिंग शील्डिंग, अगर आप शील्डिंग नहीं करेंगे तो शील्डिंग जो गैस होती है आर्गन, वो भी आपके इलेक्ट्रोड की टिप का तापमान ठंडा रखती है। जब वो उसको छू के निकल के आती है तो उसकी ऊष्मा को अपने साथ ले जाती है। शील्डिंग इस्तेमाल नहीं करोगे तब भी टंगस्टन ज़्यादा पिघलेगी।
बाय यूजिंग कंटामिनेटेड बेस मेटल। कंटामिनेटेड बेस मेटल हो या ना हो, हमारी टंगस्टन के पिघलने का उसका सीधा कोई संबंध नहीं है। बेस मेटल अगर आपका डर्टी होगा, कंटेमिनेटेड होगा, तो उसमें पोरोसिटी आ जाएगी आपकी वेल्डिंग में, बस। तो बाकी सारे आंसर तो गलत हैं ही, लेकिन बी आंसर भी गलत है। ये लिखा होना चाहिए था DCEN, पर आप इस पे ही आंसर लगाना अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा संभावना है कि आपके भारत स्किल्स पर उपलब्ध क्वेश्चन बैंक से ही उठकर सवाल आएंगे और आंसर की भी वही सही मानी जाएगी जो उन्होंने उसके आंसर बता दिए। Which part the equipment the electron beam is direct and controlled in the electron beam welding process? बहुत खतरनाक इंग्लिश लिख दी है, हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन बीम किस उपकरण से प्रत्यक्ष और नियंत्रित होती है? वैक्यूम चैम्बर है इसका आंसर। ये क्वेश्चन हम पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। वैक्यूम चैम्बर वो जगह है जहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको कंट्रोल भी किया जाता है और आपका इलेक्ट्रॉन बीम एक्सिलरेटेड भी वैक्यूम चैम्बर में ही होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। What device are provided to reflect the light coming to the ends of ruby rod in laser beam welding? लेज़र बीम वेल्डिंग में रूबी रॉड के सिरे पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रदान किए जाते हैं? ये है आपका रूबी रॉड, और ये सॉलिड लेज़र की हम बात कर रहे हैं। एक गैस लेज़र भी होती है जिसमें CO2 प्रयोग करते हैं। खैर, ये जो रूबी रॉड है इसके ऊपर और नीचे हम रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाते हैं, क्योंकि जब उसमें से वो लेज़र लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इससे रिफ्लेक्शन होकर फिर दोबारा रूबी रॉड में चली जाती है वो लाइट, और ऊपर और नीचे रिफ्लेक्टिंग मिरर लगे रहते हैं जिसमें अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। नीचे वाला जो मिरर है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड हम बनाते हैं, उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो जो लाइट सिर्फ उस हिस्से पे आके पड़ेगी वही बाहर निकलेगी एपरेटस से, तब तक उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लेज़र का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हम इसका एम्प्लीफाई कर देते हैं उसकी इंटेंसिटी को बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके। इसका आंसर है रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। विच गैस इज़ जनरली यूज्ड इन गैस लेज़र टाइप वेल्डिंग? अच्छा, अभी हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा वो सॉलिड लेज़र है। दो तरीके की लेज़र प्रक्रिया होती है वेल्डिंग की। एक को सॉलिड लेज़र कहते हैं जिसमें हम रूबी रॉड, रूबी एक पदार्थ का नाम है, रूबी रॉड का प्रयोग करते हैं। दूसरी गैस लेज़र होती है जिसमें हम CO2 का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, अगर लेज़र गैस प्रक्रिया वाली वेल्डिंग कर रहे हैं, गैस लेज़र वाली प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा प्रयोग हम किस गैस का करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। आप याद रखना, गैस लेज़र वेल्डिंग में CO2 गैस का प्रयोग करते हैं और सॉलिड लेज़र टेक्निक में रूबी रॉड का प्रयोग करते हैं। In which welding process the work pieces are melted and jointed by narrow beam of light source? हाई इंटेंसिटी की लाइट सोर्स से हम जिस वेल्डिंग को करते हैं उस वेल्डिंग का नाम पूछ रहे हैं। जब भी ये लाइट शब्द आए, अगर लाइट शब्द आ रहा है तो मतलब आप उसको लेज़र समझेंगे। लेज़र का फुल फॉर्म दोबारा बता रहा हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको हम लेज़र कहते हैं। इसमें लाइट शब्द आ रहा है, तो जो क्वेश्चन में लाइट सोर्स लिखा है, लाइट सोर्स से वेल्डिंग की जाने वाली एक ही प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं लेज़र बीम वेल्डिंग। ऑप्शन बी सही है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन की बीम का प्रयोग करते हैं, लेज़र में लाइट का प्रयोग करते हैं, प्लाज्मा आर्क में गैस को प्लाज्मा में बदल के प्रयोग करते हैं, और माइक्रो प्लाज्मा आर्क भी लगभग वैसी ही होती है। तो इस हमसे लाइट सोर्स पूछा था, तो इसका आंसर लेज़र बीम होगा। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेवोल्यूशन of rotating member in friction welding process to effect the weld joints? RPM पूछ रहे हैं, एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन वो कर रहा है, कितनी स्पीड पे हमें घूमने वाले पार्ट को घुमाना है ताकि फ्रिक्शन वेल्डिंग हो जाए। इसका सही आंसर है, आप याद रखना इसको, 3000 RPM इसके होने चाहिए, तब फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है। क्योंकि अगर इससे कम RPM हुए तो हमारी फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होनी है जिसको इसको वेल्डिंग करना है वो उत्पन्न ही नहीं हो पाती है। आपने अपनी हथेलियों को रगड़ा है, आप जितनी ज़ोर से रगड़ेंगे उतनी ज़्यादा हथेलियाँ गर्म हो जाती है। तो हमारे RPM ज़्यादा होने चाहिए ताकि वो हीट इतनी प्राप्त हो जाए कि दोनों पार्ट्स आपस में वेल्ड हो जाएं। इसका सही उत्तर है 3000 RPM, एक मिनट में 3000 राउंड वो घूमना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी स्पीड है।
ये इतनी बड़ी स्पीड है कि ये है 1 सेकंड में 50 चक्कर, 1 सेकंड में 50 चक्कर काटने होंगे उस मशीन को, तो वो वेल्डिंग होती है। इसका आंसर याद रखना 3000 RPM। विच टाइप ऑफ मटेरियल फ्रिक्शन वेल्डिंग इज़ मोर सुटेबल फॉर जॉइनिंग? किस प्रकार की सामग्री घर्षण वेल्डिंग में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिसिमिलर मेटल्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिमिलर मेटल्स को फ्रिक्शन वेल्डिंग से नहीं जोड़ते हैं। ज़्यादातर हम फ्रिक्शन वेल्डिंग से सिमिलर मेटल को ही जोड़ते हैं, पर फ्रिक्शन वेल्डिंग का एक एडवांटेज है कि वो डिसिमिलर मेटल को भी जोड़ देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एडवांटेज लिखा होता तो ये क्वेश्चन और इसके सारे विकल्प ज़्यादा तर्कसंगत हो जाते। पर इसका आंसर डिसिमिलर मेटल्स गलत नहीं है, यह आंसर डिसिमिलर मेटल है। नॉन मेटेलिक ग्रुप को भी हम कर सकते हैं अगर उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम नहीं है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिसिमिलर मेटल्स। विच गैस इज इनएक्टिव और डेफिशिएंट इन एक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज इन टिग वेल्डिंग? 2 प्रकार की गैस होती हैं, एक को कहते हैं इनर्ट, उनको इनएक्टिव भी कहते हैं। इनर्ट मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम इनर्ट गैस कहते हैं। दूसरी होती हैं एक्टिव गैसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इनर्ट गैस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी इनर्ट गैसेस होती हैं। और इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी एक्टिव गैसेस होती हैं। हमसे पूछा जा रहा है सवाल में कि टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव यानी कि इनर्ट होती है? उसका आंसर है आर्गन। आंसर की में इसका आंसर लगाया हुआ है हाइड्रोजन, जो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन एक इनएक्टिव गैस नहीं है, इनफैक्ट हाइड्रोजन एक बहुत रिएक्टिव गैस है, ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस को हम इनएक्टिव नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर की में आंसर हाइड्रोजन दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है आर्गन। पर अगर आपका सवाल आ जाता है और उससे पहले ये ठीक नहीं किया जाता है पोर्टल पर, तो आपको आंसर की के अनुसार ही इसका आंसर लगाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। What is the purpose of inert gas used in TIG welding? TIG welding में प्रयुक्त अक्रिय गैस का उद्देश्य क्या है? ये वातावरण से बचा के रखती है जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है। जहाँ वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग की सीम को खास तौर से जहाँ पर वेल्ड पूल बना हुआ है, पिघली अवस्था में है, उसको ये वातावरण से बचा के रखती है ताकि वातावरण की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इसके अंदर शामिल ना हो जाए, इस हमारी वेल्डिंग को ख़राब ना कर दे, कंटेमिनेट ना कर दे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कंटेमिनेशन ऑफ वेल्ड मेटल। नहीं, इस इनर्ट गैस का उद्देश्य ये नहीं है कि हम वेल्ड मेटल को कंटेमिनेट कर दें, तो ये उत्तर तो गलत हुआ। ये तो और बल्कि कंटेमिनेशन से बचाता है। दूसरा ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। ये बात सही है। वातावरण के जो कंटेमिनेशन हैं, जिसमें गैसेस हैं या डस्ट है, उनसे बचा के रखता है हमारे मोल्टन मेटल को, जो पिघली हुई अवस्था में अभी वेल्डिंग जमी नहीं है, सॉलिडिफाई नहीं हुई है, खास तौर से उसको बचा के रखता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। टू स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्टेबलाइज ये नहीं करती है आर्गन गैस। टू गेट मोर स्पैटर, हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इनर्ट गैसेस को ताकि हमें ज़्यादा स्पैटर मिल सकें। ये उत्तर तो बिल्कुल गलत है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। विच गैस इज यूज्ड एज इनर्ट गैसेज इन GTAW फॉर इंक्रीज्ड स्पीड? इस सवाल को फ्रेम करने में भी थोड़ी दिक्कत है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनर्ट गैस के साथ हम कौन सी गैस का मिश्रण कर दें ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए, वेल्डिंग की स्पीड बढ़ जाए। वेल्डिंग स्पीड GTAW की बहुत कम होती है आर्क वेल्डिंग के सभी उसमें। इसकी अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें फिलर मेटल ज़्यादा गलाना होगा, जल्दी जल्दी गलाना होगा, मतलब तो हमें हीट ज़्यादा चाहिए होगी। हमें अगर हीट ज़्यादा चाहिए तो हम हाइड्रोजन का उसमें मिश्रण करते हैं 2% के आसपास। हाइड्रोजन क्योंकि अपने आप में एक ज्वलनशील गैस है। अभी आप ये पूछेंगे, जब आपने ये कह दिया वातावरण में हमें हाइड्रोजन मिलती ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आती है? हाइड्रोजन को हम इंडस्ट्रियल तरीक़ों से बना लेते हैं, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से बना लेते हैं। ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं, हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं, फिर जो अलग हुई हाइड्रोजन है उसको सिलेंडर में भर लेते हैं। पर ये आपके वातावरण में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है।
अगर मैं माचिस जलाऊं किसी एक जगह और हाइड्रोजन अगर वातावरण में होगी तो आग लग जाएगी। तो ये हमारे हाइड्रोजन वातावरण में नहीं होती, ये जानकारी सबको नहीं पता होती है आमतौर पे, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। हाइड्रोजन गैस वातावरण में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होती है, पर हाँ हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन हो जाता है वेल्डिंग जब हो रही होती है, क्योंकि मॉइस्चर से वो हाइड्रोजन को अपने अंदर खींच लेते हैं और उसकी वजह से हाइड्रोजन क्रैकिंग हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है, अगर आपको GTAW की इस वेल्डिंग की स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए होगी, और वो हीट आपको मिलेगी अगर आप उसमें हाइड्रोजन का मिश्रण कर दें। तो इस सवाल में ये लिखा होना चाहिए था कि इनर्ट गैस के साथ किस गैस का मिश्रण करने से हमारी स्पीड बढ़ सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाउ मच टेम्परेचर GTAW प्रोसेस कैन प्रोड्यूस? GTAW कितना तापमान उत्पादन कर सकता है? हमने गैस वेल्डिंग में हमने देखा था 2800 डिग्री से लेके 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमारा तापमान मिलता है। आर्क वेल्डिंग, स्टिक वेल्डिंग में हमारा वो तापमान 3500 डिग्री के आसपास मिलता है। GTAW में ये तापमान आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है, क्योंकि जो इनर्ट गैसेस आ रही हैं पीछे से, जो इनर्ट गैस आ रही हैं वो इसके तापमान, आर्क के तापमान को थोड़ा ठंडा कर देती हैं और उस ऊष्मा को अपने साथ एटमॉस्फेयर में लेके उड़ जाती हैं बाय कन्वेक्शन। सो इसका तापमान जो हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है GTAW का, वो होता है 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट नहीं है, ये सेंटीग्रेड होना चाहिए। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट फ़ारेनहाइट। तो ये यहाँ पर भी ऑप्शंस में गलती है, पर आप इसको याद रख लेना कि वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन्होंने फ़ारेनहाइट लिख दिया, कोई बात नहीं। आप इसको समझ लो कि वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर ऑप्शन में वो गलती से फ़ारेनहाइट लिखा गया। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट टू द वर्क पीस इन टिग वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग जब हम करते हैं तो जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसका मेन सोर्स क्या है? वो ऊष्मा कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो हो रही है करंट से। हमारी कोई भी आर्क वेल्डिंग हो रही होगी तो हमें इलेक्ट्रिक करंट से वो ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है केबल करंट। केबल करंट से हमें वो ऊष्मा प्राप्त होती है। टॉर्च कोई ऊष्मा प्रोड्यूस नहीं कर रहा, टॉर्च तो एक एपरेटस है। ट्यूब, इलेक्ट्रोड में वो ऊष्मा इलेक्ट्रोड में वो आर्क जनरेट होगा, लेकिन ऊष्मा का सोर्स क्या है? करंट। तो इसका सही उत्तर है ए, केबल करंट। हाउ हीट इफेक्टेड जोन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन इन GTAW? जहां आपकी वेल्डिंग हो रही है, दोनों तरफ के बेस मेटल, जिन दोनों पार्ट्स को आप जोड़ रहे हैं, उनमें भी वो हीट एब्जॉर्ब होती है, और लगभग 2 इंच इधर और 2 इंच इधर वो हमारा हीट अफेक्टेड जोन होता है। वो हीट अफेक्टेड जोन हमारे धातु की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, तो वो हमारे लिए बहुत कंसर्न का एक मुद्दा रहता है, हीट अफेक्टेड जोन। हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में कैसे इस हीट अफेक्टेड जोन को हम कैसे बचा के रखते हैं, और ये इफेक्टेड नहीं लिखा होगा, हीट इफेक्टेड नहीं, हीट अफेक्टेड होता है, HAZ लिखते हैं इसको। सो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं? आर्गन गैस से। GTAW में हम आर्गन गैस, जो कि एक इनर्ट गैस है, जो खुद किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वेल्डिंग क्या हो रही है, किसके बीच में हो रही है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक इनर्ट गैस है, उसका काम है सिर्फ कवच देना वेल्ड पूल को, मोल्टन मेटल को, वेल्डिंग सीम को और हीट अफेक्टेड जोन को, ताकि इस एरिया में वातावरण का कोई प्रदूषण उसको कंटेमिनेट यानी कि दूषित ना कर दे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ लिटिल हाइड्रोजन एडिड टू आर्गन फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इन GTAW प्रोसेस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि GTAW में आर्गन को के साथ अगर थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन आप बढ़ा दो तो हमारा हीट जनरेशन ज़्यादा हो जाता है। उससे हमारी फिलर वायर जल्दी पिघलने लगती है और हमारी वेल्डिंग की स्पीड बढ़ जाती है। इस कारण हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं आर्गन के साथ GTAW प्रोसेस में। ऑप्शन देख लेते हैं। इम प्रोसेस हीट, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा। इम्प्रूव्स हीट ट्रांसफ़र, ये ऑप्शन सही है। हीट ट्रांसफ़र, जो आर्क से हीट ट्रांसफ़र फिलर मेटल की तरफ हो रहा है, वो इम्प्रूव हो जाता है, जिस कारण हमारी वेल्डिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। पहला ऑप्शन गलत था। थर्ड ऑप्शन है इम्प्रूव्स गुड वेल्डिंग। गुड वेल्डिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। गुड वेल्डिंग तो आर्गन की शील्डिंग, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रही है कंटेमिनेशन से, इस वजह से हो जाती है। उसमें हाइड्रोजन ऐड करो या ना करो
अगर धीमी स्पीड हो जाएगी, लेकिन वेल्डिंग तो GTAW की बहुत गुड होती ही है। आखिरी ऑप्शन है इम्प्रूव्स मेटल प्रॉपर्टी। मेटल की प्रॉपर्टी को बेहतर करने का ये कोई तरीका नहीं है कि हम उसमें हाइड्रोजन की मिलावट कर दें, मिश्रण कर दें। हाउ मोल्टन मेटल इज शील्डेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन अ ब्लैंकेट इन GTAW। ये बार बार उसी तरीके के सवाल को बदल बदल के पूछ रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग में कंबल के रूप में वायुमंडलीय प्रदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढाल किया जाता है? बाय इनर्ट गैस। पहला ऑप्शन सही है, आर्गन ही है वो इनर्ट गैस जिससे हम वो ब्लैंकेट यानी कि वो एक कवर बनाते हैं जिससे हमारी वेल्ड पूल, मोल्टन मेटल, वेल्डिंग और हीट अफेक्टेड जोन सुरक्षित रहता है वातावरणीय प्रभाव से। तो इसका ऑप्शन है बाय यूजिंग इनर्ट गैस। हाउ इज़ द इनर्ट गैस डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर वेल्ड पूल इन टिग वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग में वेल्ड पूल के ऊपर से फ्लो हो जाए आपकी इनर्ट गैस, ये कैसे कर पाते हैं हम? TIG वेल्डिंग में वेल्ड पूल में बहने के लिए निष्क्रिय गैस को कैसे निर्देशित किया जाता है, मतलब उसको कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाता है कि वो वेल्ड पूल पर एक कवर बना दे? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थ्रू कॉपर नोजल। कॉपर नोजल हम टिग वेल्डिंग में कॉपर नोजल इस्तेमाल नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं सिरेमिक की नोजल। ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। थ्रू ब्रास नोजल, ये आंसर भी गलत है। थ्रू सिरेमिक नोजल, ऑप्शन सी सही है। हम टिग वेल्डिंग में जो गन प्रयोग करते हैं उसकी नोज़ल और उसके दूसरे पार्ट भी हम सिरेमिक्स के बनाते हैं, तो ये नोज़ल सिरेमिक की होती है। इसका आंसर सी सही है। मेटल नोज़ल, ये भी आंसर गलत है। ऊपर के दोनों ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन सब मेटल ही तो है, तो अगर एक सही होता तो दूसरा भी सही हो जाता। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर सही नहीं हो सकते। ये भी एक आप तरीका अपने पास ज़रूर रखें तीन गलत ऑप्शंस को हटाने का, कि अगर दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं तो वो दोनों गलत होने वाले हैं। तो इसका आंसर है सी, थ्रू सिरेमिक नोजल। टंगस्टन इलेक्ट्रोड धारण करने के लिए TIG टॉर्च में भाग जो होता है उसका नाम बताना है। जो हमारी टंगस्टन रॉड होती है उसमें एक कॉलेट लगा होता है। अगर आपने मेरी GTAW की वेल्डर प्लेलिस्ट में थ्योरी का लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने दिखाया भी था और समझाया भी था कि कॉलेट किसको कहते हैं। जब हम पीछे से उसकी कैप के थ्रेड्स को टाइट करते हैं तो ये कॉलेट उसको जकड़ लेता है, उसका नाम होता है कॉलेट। ऑप्शन ए सही है। एडाप्टर उसको नहीं कहते, सिरेमिक नोजल वो नहीं होती, और इलेक्ट्रोड कैप भी नहीं होती। इलेक्ट्रोड कैप पीछे लगी होती है, उसमें जब चूड़ी हम टाइट करते हैं तो आगे से कॉलेट हमारे टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। इसका सही ऑप्शन है ए, कॉलेट। What is the purpose of high frequency unit in TIG वेल्डिंग? TIG वेल्डिंग में हाई फ्रिक्वेंसी इकाई का उद्देश्य क्या है? मेरी GTAW की वीडियो में मैंने इस बात को समझाया था कि हमारे पास GTAW वेल्डिंग करते हुए आर्क को उत्पन्न करने के दो तरीके हैं। पहला है टच एंड रिट्रैक्ट। हम बेस मेटल पे अपनी टंगस्टन की रॉड को टच करते हैं और वापस उठाते हैं, इस बीच में हमारी आर्क बन जाती है। और दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट अलॉन्ग विद द मेन मशीन। मेन मशीन के साथ हम हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट का प्रयोग करते हैं ताकि बिना टच करे हमारी आर्क उत्पन्न हो जाए। इस हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट का काम सिर्फ आर्क को उत्पन्न करने मात्र का होता है, उसके बाद ये सर्किट में अपना काम नहीं करती है। फिर पीछे से जो हमारा करंट आ रहा है, DC करंट आ रहा है, फिर वही काम करता है। इसका उपयोग करा जाता है हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट का टिग वेल्डिंग में सिर्फ आर्क को उत्पन्न करने के लिए, बिना बेस मेटल पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड को टच करे। ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस द AC, ये करंट नहीं बना रही, AC नहीं बनाती है। टू चेंज AC टू DC, AC को DC में भी चेंज ये नहीं करती है हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट। टू प्रोड्यूस पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई का सोर्स भी नहीं है। टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द बेस मेटल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी में ये यही लिखा हुआ है। इनिशिएट मतलब शुरू करना, आर्क को शुरू करना बिना टंगस्टन इलेक्ट्रोड को बेस मेटल से टच करे, मतलब टच एंड रिट्रैक्ट वाले विधि से नहीं, हम हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट की मदद से हम उस आर्क को उत्पन्न कर रहे हैं। ऑप्शन डी सही है। विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशंस? किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग भारी शुल्क वेल्डिंग संचालन में किया जाता है? जब हम मोटी प्लेटों की वेल्डिंग कर रहे हों, और GTAW की बात ही कर रहे हैं, जब हम मोटी प्लेटों की वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें फिलर वायर भी मोटा चाहिए होगा, तो हमें इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन की है वो भी मोटी चाहिए होगी, तो हमारा करंट भी पीछे से बढ़ जाता है।
ऐसे में हमारी जो टॉर्च है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और वो ख़राब हो सकती है या उसको ठंडा रखना ज़रूरी होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड भी ना पिघले इसलिए भी उसको ठंडा रखना ज़रूरी होता है। तो हम प्रयोग करते हैं वाटर कूल्ड टॉर्च का। जब हम भारी काम यानी कि मोटी प्लेटों पे वेल्डिंग करने की GTW से वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम जो टॉर्च का प्रयोग करते हैं वो वाटर कूल्ड होती है। इसका सही आंसर है वाटर कूल्ड। पतली वेल्डिंग के लिए हम एयर कूल्ड जो ऑप्शन ए है उसका प्रयोग करते हैं, पर हमसे सवाल में पूछा गया है हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशंस के लिए हम वाटर कूल्ड टॉर्च का प्रयोग करते हैं। ऑयल कूल्ड होती नहीं, गैस कूल्ड, एयर कूल्ड और गैस कूल्ड तो एक ही बात है। तो वाटर कूल्ड हम एडिशनल ठंडा पानी उसके अंदर से टॉर्च के अंदर से सर्कुलेट करते हैं। उसमें पानी का इनलेट और आउटलेट कनेक्शन दिया होता है टॉर्च में, तो उसमें वो पानी सर्कुलेट करता रहता है। एक पंप होता है पानी का पंप, वो उसमें भेज के और वापस पानी आता रहता है घूम के और अंदर की ऊष्मा को अपने साथ बाय कन्वेक्शन लेकर आता है, तो टॉर्च को ठंडा रखा जाता है। इसका ऑप्शन सही है डी।